नमस्कार विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे थे भारतीय कृषि के बारे में। भारतीय कृषि में हम मुद्रादायनी फसलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने जो प्रमुख मुद्रादायनी फसलें हैं इसमें हम अध्ययन कर चुके हैं। कपास का अध्ययन कर चुके हैं हम मुद्रादायनी के अंदर। कपास का हमने अध्ययन कर लिया, ठीक है। और गन्ने का हमने अध्ययन कर लिया। गन्ना भी क्या है, मुद्रादायनी फसलों के अंतर्गत आती है। गन्ने का अध्ययन कर लिया। अब हम अध्ययन करेंगे तिलहन का, जो कि ये भी क्या है, एक मुद्रादायनी फसल के रूप में जानी जाती है, ठीक है। अब देखो, मुद्रादायनी फसलों के अंदर जो तिलहन का मतलब ये होता है जिन फसलों से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। जिन फसलों से तेल की प्राप्ति होती है। जिन फसलों से तेल की प्राप्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं, हम तिलहन फसलें कहते हैं, ठीक है। अब भारत में विश्व के 10% तिलहन का उत्पादन किया जाता है। मतलब भारत में 10% तिलहन फसल का उत्पादन, 10% तिलहन फसल का उत्पादन कहां पे होता है, भारत के अंदर होता है, ठीक है। और तिलहन फसलें खरीफ तथा रबी दोनों ही मौसम में बोई जाती है। तिलहन फसलें कब, यह है खरीफ व रबी, खरीफ व रबी की फसल है। ये कैसी है, खरीफ के मौसम में भी बोई जाती है और रबी के मौसम में भी बोई जाती है। कौन सी, तिलहन की फसलें, ठीक है। अब जो भारत में तिलहन की मुख्य फसलों के रूप में, भारत में तिलहन की जो फसल है उसमें मुख्य रूप से सरसों है। सरसों से हम क्या करते हैं, तेल की प्राप्ति करते हैं। और मूंगफली, सरसों व मूंगफली प्रमुख तिलहन फसल वो है सरसों व मूंगफली। मतलब इनका तेल हम क्या है, खाद्य के रूप में काम में लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे तिल भी है, तिल है, और सूरजमुखी अरंडी है, सूरजमुखी अरंडी तिल, इनसे हम क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं। सोयाबीन है, इनसे भी हम क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं। सरसों और मूंगफली और अरंडी, सूर्यमुखी, सोयाबीन, ये प्रमुख क्या होती है, तिलहन फसलें हैं भारत के अंदर। और उनका हम तेल निकाल के हमारे खाद्य पदार्थों के रूप में या फिर सुगंधित पदार्थों के तौर पे भी हम क्या है, इसका तेल का इस्तेमाल हम करते हैं। अब हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे तिलहन फसल के अंतर्गत मूंगफली का अध्ययन करेंगे। या आप उतार लें, इसको नोट कर लें कि अब हम जो अध्ययन करेंगे वो है मूंगफली। क्या है, मूंगफली। मूंगफली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सर्दियों का ये काजू होता है। सर्दियों का क्या होता है, ये काजू। अगर गर्म मूंगफली खाने को मिल जाए तो जैसे उसका टेस्ट कैसे आता है, काजू सा टेस्ट आता है, काजू की माफिक ये लगती है। और गरीबों का काजू भी कहते हैं, क्योंकि गरीब लोग का काजू नहीं खरीद पाते हैं, उनके पहुंच से दूर होता है, तो ये किसके रूप में काम करता है, काजू के रूप में भी इसको स्वीकार किया गया। अब ये ब्राजील मूल की फसल है। ये कौन सी है, ब्राजील मूल की, ये है ब्राजील मूल की फसल। ऐसी फसल बताई गई है, ब्राजील मूल की फसल के रूप में इसको स्वीकार किया गया है, इसको मूंगफली को। और विश्व का 30% भाग, कितना, विश्व का 30% भाग कहाँ होता है, भारत में उत्पादन, भारत में उत्पादन।
30% भाग का उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत के अंदर होता है मूंगफली का। और ये जो मूंगफली है ये देश की कुल तिलहन का कितना है? 45%, यानी जितना तेल हमें प्राप्त होता है जितनी फसलों से, उसका 45% तो कौन दे देती है? मूंगफली की फसल ही दे देती है। यानी मूंगफली की फसल से 45% और 85% पैदावार गुजरात। अब कहाँ पे होती है इसकी? 85% जो पैदावार है वो कहाँ पे होती है? गुजरात के अंतर्गत होती है। 45% जो उत्पादन है वो किसका होता है? मूंगफली का होता है संपूर्ण भारत के अंदर। और 85% जो मूंगफली है वो कहाँ पे बोई जाती है? गुजरात के अंदर इसको बोया जाता है। ठीक है। और देश में मूंगफली जो बोई जाती है, तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, राजस्थान भी है, कर्नाटक भी, कई ऐसे जो राज्य हैं वहां पे क्या किया जाता है? मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान में नहर सिंचाई के माध्यम से हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है? मूंगफली का उत्पादन किया जाता है, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, ये जयपुर, भीलवाड़ा, ये प्रमुख क्या है? हमारे सवाई माधोपुर, दौसा, ये क्या है? हमारे यहाँ के प्रमुख मूंगफली उत्पादक क्षेत्र। यहाँ पे सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। अब सरसों हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो तिलहन फसल है सरसों, सरसों हम अध्ययन करेंगे। सरसों, अब देखो सरसों जो है विश्व की जो 70% सरसों है, भारत के अंदर कितने प्रतिशत उगाई जाती है? विश्व की 70% सरसों। हम पढ़ रहे थे सरसों के लिए, तो विश्व की 70%, कितने? 70% जो सरसों है उसका उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत में। कितना होता है? 70% उत्पादन कहाँ हो रहा है? भारत के अंदर इसका उत्पादन होता है। 70% सरसों कहाँ उगाई जाती है? भारत के अंदर। और देश की कुल तिलहन फसल का 35%, यानी तिलहन फसल का देश के अंदर जो तिलहन फसल उगाई जाती है, जितनी भी तिलहन फसलें, उन तिलहन फसल का 35%, कितना? 35% योगदान किसका है? सरसों का। योगदान किसका है? सरसों का। 35% जो योगदान है तिलहन फसल के अंदर, किसका योगदान रहता है? सरसों का योगदान है। ठीक है। अब इसी के साथ में ये चीज बताई गई है कि 85% सरसों, यानी 85% जो सरसों है वो उत्तरी भारत के अंदर उत्पादित की जाती है। कितने प्रतिशत? 85% सरसों उत्तरी भारत। कहां पे उत्पादित होती है? उत्तरी भारत में उत्पादन। अब उत्तरी भारत में हरियाणा है, पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और भारत राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में जो है इसका जो उत्पादन होता है वो सभी जगह इसका समान रूप से है, लेकिन अत्यधिक जो है वो इसमें भरतपुर क्षेत्र के अंदर, भरतपुर धौलपुर क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा सरसों उत्पादित की जाती है। ठीक है। इस तरीके से इसका उत्पादन होता है और देश की अर्थव्यवस्था के अंदर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और राजस्थान में जो इसका उत्पादन होता है तिलहन फसल के रूप में 41% योगदान, यानी राजस्थान कितना योगदान दे रहा है? राजस्थान के अंदर इसका जो योगदान है 41%, कितना है? 41% योगदान सरसों की फसल का है। इस तरीके से ये सरसों फसल है और सरसों फसल का किस तरीके से हमारे यहाँ पे योगदान है। अब अन्य तिलहन फसलों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिनसे तेल वगैरह निकाला जाता है। जिनसे तेल वगैरह जो निकाला जाता है उन फसलों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिसमें है अरंडी, सोयाबीन, इनके उत्पादन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जो अरंडी जो है, अरंडी का जो तेल है ये मशीनों में काम में आता है। कहां पे काम में लेते हैं इसको? मशीनों में, स्नेक रूप में। किस रूप में आता है? स्नेक रूप में, स्नेक रूप के अंदर
साबुन बनाने में, साबुन भी इससे तैयार किया जाता है, साबुन बनाने के अंदर इसको उपयोग में लेते हैं, यानी मशीनों में स्नैक रूप में साबुन बनाने के अंदर इसको काम में लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका उपयोग यानी अरंडी के तेल को उपयोग में स्नैक लुब्रिकेंट जिसे कहते हैं, स्नैक मतलब लुब्रिकेंट के रूप में इसको काम में लेते हैं। और चमड़ा शोधन के अंदर, और कहाँ इसका उपयोग होता है, चमड़ा शोधन, चमड़े को साफ करने में, शोधन में इसका उपयोग किया जाता है अरंडी के तेल का। और सोयाबीन है, जो सोयाबीन का जो तेल है वो खाद्य पदार्थ के रूप में सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। सस्ता भी होता है सोयाबीन का तेल, क्या है, खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। और सबसे अधिक उत्पादन, सबसे अधिक उत्पादन जो सोयाबीन का है वो कहां पे होता है, सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पे होता है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन इसका कहां हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर। और भी अन्य फसलें जैसे सूरजमुखी, उससे तेल निकाला जाता है, कैसे, सूरजमुखी से तेल निकाला जाता है, और अलसी से तेल निकाला जाता है, अरंडी की बात आई गई, मूंगफली आई गई, तो इनसे क्या है, ये तेल के क्षेत्र के अंदर कार्य करती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है, किसका, 70% सोयाबीन का। अब हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका योगदान पढ़ेंगे हम, कृषि के योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका योगदान है, कृषि का योगदान, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट है रोजगार का साधन। कृषि क्या है, रोजगार का साधन, रोजगार का साधन। अब देखो, कृषि जो है हमें रोजगार उपलब्ध करवाती है, कृषि व कृषि की सहायक, कृषि व कृषि के सहायक उत्पाद, ये क्या करते हैं, हमें रोजगार उपलब्ध कराते हैं। और कृषि जो हमें रोजगार उपलब्ध करवा रही है, कृषि का योगदान, कृषि का योगदान तीनों क्षेत्रों में है। कहां पे है, तीनों क्षेत्रों में किसका योगदान है, कृषि का योगदान है। प्रथम क्षेत्र में तो कृषि आती है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी इसका योगदान है, और सेवा क्षेत्र के अंदर भी कृषि का योगदान है। इससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार की प्राप्ति किसके माध्यम से हो रही है, कृषि के माध्यम से हो रही है। और कम से कम 55 पॉइंट कुछ जनसंख्या किस पे आश्रित है, कृषि से संबंधित कार्यों पे आश्रित है, जिसमें 55 पॉइंट कहते हैं कि जो 60% जो जनसंख्या का निवास करती है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और उनका मुख्य जो रोजगार का जो साधन है वो कौन सा है, कृषि है। कौन सा है, कृषि। तो उनके रोजगार की प्राप्ति किसके माध्यम से हो रही है, कृषि के माध्यम से हो रही है। नेक्स्ट बिंदु, सकल घरेलू उत्पाद में भी सहायक, किसमें है, सकल घरेलू उत्पाद में सहायक, सकल घरेलू उत्पाद में सहायक। सकल घरेलू उत्पाद में भी ये क्या है कि कृषि है वो सहायक के रूप में कार्य करती है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सहायक कारकों का जो योगदान व अतुलनीय योगदान है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हमने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भी क्या है कि कृषि के क्षेत्र से हमने उन्नति प्राप्त की थी। प्रथम जो हमारी जो रही थी
महत्वाकांक्षी जो योजना थी उसके अंदर कृषि का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण, पंचवर्षीय योजना। खाद्यान्न के क्षेत्र में हमने क्या की, इसके अंदर उपलब्धियां अर्जित की है। और औद्योगिक विकास के अंदर भी यानी कृषि का जो योगदान है, कृषि का जो कारण है कि औद्योगिक विकास में व द्वितीय तृतीय क्षेत्र में भी उत्तरोत्तर वृद्धि का जो कारण रहा है वो कृषि ही है। यानी द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के अंदर जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि का प्रमुख कारण किसे बताया गया, कृषि को ही बताया गया। कृषि से ही हमें इस तरीके की क्या प्राप्त होती है, यानी रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। और सकल घरेलू उत्पाद में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब विदेशी व्यापार में सहायक, तीसरा है विदेशी व्यापार में सहायक। अब विदेशी व्यापार में कैसे सहायक है, क्योंकि कृषि से हमें कई ऐसे उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब कृषि से जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं जिसमें देखो जूट, पटसन, और चीनी, गन्ना, ये किससे प्राप्त हो रहे हैं हमें, कृषि के माध्यम से हमें प्राप्त है। चाय, कॉफी, तंबाकू, ये सब हमें किसके माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं, हमें कृषि के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। और कृषि के अंदर इनका बहुत ही बड़ा यानी जो है ये विदेशों के अंदर हम इनका क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो विदेशी व्यापार भी इनसे हमारा क्या फल फूल रहा है, यानी इसके निर्यात के माध्यम से, यानी इनके निर्यात में सहायता प्रदान किए। देखो जूट, पटसन, चीनी, गन्ना, चाय, कॉफी, तंबाकू, इनके निर्यात में सहायता प्रदान की। किसमें, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिसमें हम जैसे जूट, ठीक है, कपड़ों का हम निर्यात कर रहे हैं। कपास, ये कहां से प्राप्त हो रहा है, कपास की में इससे कृषि से प्राप्त होता है, इससे हम कपड़े निर्मित करके अन्य राष्ट्रों को निर्यात कर रहे हैं। और जिससे हमारे आयात में और खाद्यान्न सम्मिलित किया गया, मतलब हम आयात के अंदर बाहर से कई वस्तुएं भी मंगवाते हैं तो उसमें भी हमारा ये योगदान देते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और भी क्या बनी रहती है, मजबूत बनी। अब उद्योगों के लिए कच्चा माल भी ये उपलब्ध करवाते हैं। उद्योगों में कच्चे माल के रूप में सहायक, उद्योगों में, चौथा पॉइंट है उद्योगों में कच्चे माल रूप में सहायक। अब कैसे सहायक है, उद्योगों में कच्चे माल रूप में सहायता का ये काम करते हैं। कौन काम करते हैं, क्या कहते हैं, उद्योगों में कच्चे माल रूप में सहायता करते हैं कृषि से। अब जूट है, जूट हमें कच्चे माल के रूप में प्राप्त हो रहा है, ऐसे बहुत सी चीजें बनाई जाती है। कपास हमें कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, गन्ना हमें कच्चे रूप में प्राप्त हो रहा है, तो हम उसको और भी निर्मित करके उससे क्या है, अन्य वस्तुएं निर्मित करके अन्य राष्ट्रों के अंदर निर्यात करते हैं और फैक्ट्रियों के अंदर उनका उत्पादन करके हमारे लिए उसको बहुउपयोगी हम बना लेते हैं। और जिससे क्या है कि जो इससे जूट उद्योग फल फूल रहा है, कपड़ा उद्योग इससे फल फूल रहा है कपास की वजह से, ठीक है। और रबड़ उद्योग वो भी किस पे आधारित है, उद्योग यानी कच्चे माल के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है और इससे उद्योग वगैरह संचालित होते हैं। और इसी के साथ में मसाला हमें जो कृषि से प्राप्त हो रहा, तो उससे भी हम किसके अंदर सहायक है, ये उद्योगों के अंदर सहायता प्रदान करते हैं। अब उद्योगों के लिए जो कच्चे माल की जो आपूर्ति हो रही है वो कृषि से ही हमें प्राप्त होती है, बागानों से हमें प्राप्त होती है। अब औद्योगिक उत्पादन के लिए बाजार, उद्योगों के उत्पादन के लिए किस तरीके से हमें बाजार के अंदर भी सहायता प्रदान करते हैं। पांचवा और अंतिम है उद्योगों के लिए औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार, औद्योगिक
उत्पादन के लिए बाजार कौन तैयार कर रहा है? कृषि ही तैयार कर रही है। कृषि के क्षेत्र से ये बाजार क्या हो रहे हैं? निर्मित हो रहे हैं। अब किस तरीके से बाजार निर्मित हो रहे हैं कि भारत की 60% जो जनसंख्या वो गांव में निवास करती है और उनका जो मुख्य जो व्यवसाय है वो है कृषि। भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है बाहर? 60%। और 60% जो जनसंख्या बाहर निवास गांव में जो निवास कर रही है, शहरों से बाहर यानी गांव के अंदर निवास कर रही है, उनका जो मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है? कृषि। और कृषि से ही उन्हें किसकी प्राप्ति हो रही है? रोजगार की प्राप्ति हो रही है। और दूसरी चीज कि अब उनके कृषि में जो सहायक जो यंत्र है वो कहां से प्राप्त हो रहे हैं? उद्योगों से प्राप्त हो रहे हैं। अब अधिकतर लोग क्या है? खेती वगैरह कर रहे हैं, तो उसे खाद बीज की जो दुकान है, खाद बीज कहाँ बन रहा है? फैक्ट्री में बन रहा है, ठीक है। कृषि ट्रैक्टर वगैरह है, उनके उपकरण कहाँ बन रहे हैं? उद्योगों में बन रहे हैं। तो उससे उद्योग भी क्या हो रहे हैं? उद्योग जगत भी फल फूल रहा है। तो उद्योगों के अंदर भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण, कीटनाशक दवाइयां जो अत्यधिक फसलों के लिए प्रयोग की जाती है, तो वहां पे भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कृषि की वजह से उद्योग धंधे भी फल फूल रहे। इस तरीके से कृषि का जो योगदान है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और भारतीय कृषि का अगर हम मूल्यांकन करें और उसका अगर मूल्यांकन हमारे द्वारा किया जाए तो कृषि जहां भारत की अर्थव्यवस्था का आधार बिंदु बताया गया, यानी कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख बिंदु के रूप में यानी महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में उसको स्वीकार किया गया है और इसका उत्पादन हमारे लिए बहुत ही अतुलनीय योगदान के रूप में जाना जाता है। यह आपका पाठ कंप्लीट है और इसको अच्छे से आपको अध्ययन करना है। धन्यवाद।